अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स। मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह वीकली की पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल की प्राइस से रिलेटेड है। लास्ट वीकली में मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था कि गवर्नमेंट जो है मौत दिखा के बुखार पे आप लोगों को राज़ी करने लगेगी, और वही हुआ। 50 से 55 रुपए की समरी भेज के उसके बाद तकरीबन 14 से 15 रुपए का इजाफा किया गया। डिफरेंट वे जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, या अगर हम डीजल की प्राइस देखें वो 14.85 रुपये से तकरीबन 18.70 पैसे जो है उतना इजाफा हुआ था प्राइसेस में। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, या पेट्रोल की प्राइसेस को क्या होगा, अगर हम गवर्नमेंट की जो आईएमएफ के साथ डील थी वो देखें, या अगले 2 व्लॉग जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ वो पढ़ें, तो पता ये लगता है कि एक तो आईएमएफ ने सबसे पहली चीज़ जो ये शायद रखी थी कि आप पेट्रोलियम लेवी जिसको बोलते हैं, जिसको टैक्स कहा जाता है, उसको 50 रुपये तक लेके जाएंगे। और अभी अगर हम लास्ट 3 हाइक्स को देखें तो पहले तो सब्सिडी खत्म की गई, फिर दोबारा सब्सिडी खत्म की गई, फिर तीसरी बारी ये जो भी लास्ट पिछले वीक बढ़ाया गया है, तो अब सब्सिडी तो जीरो हो चुकी है। उसके अलावा भी पेट्रोलियम लेवी तकरीबन 10 से 12 रुपये लग चुकी है। अब आगे जो 50 रुपये का टारगेट है वो कितनी जल्दी गवर्नमेंट तय करती है, एक तो वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यस, प्राइसेस तो बढ़नी है, वो कितनी बढ़ेंगी वो टाइम बताएगा। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। दूसरी चीज़, आईएमएफ ने, मैंने आपको लास्ट वीकली में बताया था कि गवर्नमेंट से कहा है कि जी आप पेट्रोल प्राइसेस को जो है ना कंट्रोल करना छोड़ दें और आप उसको फ्री फ्लोइंग छोड़ दें। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उसके ऊपर भी तकरीबन आने वाली है, और उसका मतलब भी ये है कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने की तरफ जाएंगी। ये 2 बुरी न्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक चांस ये है कि हमारी प्राइसेस या नीचे चली जाएँ या स्टेबल हो जाएँ। एक चीज़, डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर जाना रुक जाए या रुपी डिवैल्यू होना बंद हो जाए। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो बेसिकली रशिया और ये जो वॉर थी यूक्रेन की उसकी वजह से ऊपर गई थी, और ग्लोबल मार्केट जो है वो बड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुई थी। तकरीबन $95 पर बैरल से शुरू होकर वो 130 पे चली गई थी। बट अब जो है वो प्राइस थोड़ा नीचे आने की जो है तरफ आई है, और तकरीबन 100 के करीब है, उससे थोड़ा नीचे प्राइस जो है वो फॉल कर रही है। और मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जो प्राइसेस में डिक्रीज जो ट्रांसलेट होना चाहिए पर लीटर, अगर हम हर चीज़ को सेम रखें बाकी को, तो वो तकरीबन आपका जो है डीजल की प्राइस 26 रुपये के करीब नीचे आती है, और पेट्रोल की प्राइस जो है 15 रुपये नीचे आती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो प्राइस नीचे आएगी ये मुझे और आपको पास कर दी जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमें जो लेवी पोर्शन है वो टैक्स जिसको बोलते हैं वो ऊपर लेके जा रहे हैं। अगर ये प्राइस नीचे ना आती है और वो टैक्स को ऊपर लेके जाते हैं तो तकरीबन 30 से 40 रुपये ऊपर जाना था। लेकिन क्योंकि ये प्राइस नीचे आ रही 14 से 15 रुपये, तो जो नेट इफेक्ट है वो उसमें मुझे ये लगता है कि तकरीबन जो इंक्रीज आएगा वो 15 रुपये से 20 रुपये डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में आएगा। बट वो कब आएगा, जब तक वो आएगा ये प्राइसेस ग्लोबल ऊपर तो नहीं चली जाएंगी। बिकॉज हमें ये बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश है कि हमारे में से कई लोग हैं वो आज का डॉलर का रेट लेते हैं, आज का पेट्रोल का प्राइस लेते हैं, और फिर उसको कंपेयर करना शुरू करते हैं कि जो बाहर पेट्रोल पंप पे मिल रहा है वो इतना क्यों नहीं है। हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि पेट्रोल वहाँ से हम खरीदते हैं, फिर वो आता है, तो तकरीबन 35 से 40 दिन का टाइम इस ट्रांसलेशन में लगता है। बट उसका मतलब ये कहीं नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस इंक्रीज करे, बड़ी अच्छी बात है। जब तक सब्सिडी पोर्शन था मैं बिल्कुल इस बात के हक में था कि आपको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, हमें प्राइस जो है उस पर देना चाहिए। बट जब सब्सिडी खत्म होगी उसके बाद अब आप उस पर लेवी लगाएं, आप उस पर सेल टैक्स लगाएं, 1 टैक्स 2 टैक्स जितने मर्जी टैक्स लगाएं, वो तो आपने आवाम को निचोड़ना है। और उस निचोड़ने का जो बेसिकली हमारे सामने रिजल्ट है वो अगला ब्लॉग में ये पढ़ा था कि जब प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो कंजम्पशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल जो है ना वो नीचे चली गई है, जिसका मतलब ये है कि आम आदमी, हर मुतवस्सित तबके का हो, लोअर क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, सब लोगों को जो है ना ये चीज़ इफेक्ट कर रही है। इसके फिगर जो है पेट्रोल और डीजल की सेल की अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये व्लॉग है, पेट्रोल एंड डीजल सेल ड्रॉप्ड आफ्टर प्राइस हाइक। तो एक तो ये चीज़ है। अगली न्यूज़ जो है वो भी पेट्रोल से रिलेटेड है, और वो एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है, पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो पीपीडीए है, जो बेसिकली जितने पंप्स हैं उनकी एक एसोसिएशन है, जो डीलर्स हैं, जो कि अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस देखें, जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर एक रिफाइनरी मार्जिन होता है, फिर डीलर मार्जिन होता है, फिर आपका जो सेल टैक्स है या आपकी लिवी है, या अगर कभी गवर्नमेंट ने आपको वो दी हुई है सब्सिडी वो है, और फिर फाइनल प्राइस निकलती है। तो ये जो पीपीडीए की जो हड़ताल है काफ़ी अरसे से जो है मुखर होती जा रही है। आपको याद होगा पीटीआई की गवर्नमेंट में भी इन लोगों ने हड़ताल की थी। उनका बेसिक मुद्दा ये है, वो कहते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो 3 रुपये 20 पैसे पर लीटर है पेट्रोल के अंदर, और 3 रुपये 90 पैसे है डीजल के अंदर, जो कि परसेंटेज में बहुत कम है। और पीटीआई की गवर्नमेंट में इनको 4.5% मार्जिन दे दिया गया था। बट
अब उनका कहना ये है कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, बिजली की प्राइस बढ़ गई है, हर चीज़ महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गई है। तो अब उनकी डिमांड ये है कि जो डीलर मार्जिन है पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर वो 6% कर दिया जाए। और उन्होंने 18 तारीख का जो है वो कॉल दी हुई कि अगर 18 तारीख तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो पूरे पाकिस्तान में पहिए जाम हड़ताल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल वो कह रहे हैं कि हम सप्लाई करना छोड़ देंगे। बट मैं आप लोगों को भी पहले बता दूं, लोग परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में जो है ना अपनी गाड़ियों को लेके पेट्रोल पंप पे चले जाते हैं और लंबी लाइन लगा देते हैं ये सोच के कि शायद गाड़ियों का पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी। मुझे नहीं लगता, बिकॉज अगर आप इंसान ट्रैक हिस्ट्री देखें तो पहले भी 2-3 दफ़ा इन्होंने हड़ताल की अनाउंसमेंट की है, बट वो उससे पहले ही गवर्नमेंट ने उनसे निगोशिएट कर लिया है। और अभी भी मुझे लगता है कि ये कोई हड़ताल इस तरह होगी नहीं, बट इस हड़ताल के ना होने के पीछे भी जो निगोशिएशन होगी उसका मतलब ये है कि जो प्राइसेस हैं वो ऊपर मजीद जाएंगी या उनके ऊपर और प्रेशर है। तो ये पहले 3-4 व्लॉग जो मैंने आपको बताए हैं, एक तो पिछले हफ्ते प्राइस इंक्रीज, फिर आने वाले हफ्ते में क्या एक्सपेक्टेड है, फिर गवर्नमेंट जो है उसको फ्री फ्लो छोड़ना चाहती है, फिर जो पेट्रोल और डीजल की जो सेल है वो कम हो गई है, और एंड पे पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो हड़ताल है। तो ये 5 व्लॉग जो हैं ये पेट्रोल की प्राइसेस से लेके हैं, और इनमें से अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से कोई भी न्यूज़ आपके लिए भी और मेरे लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ। इंडस्ट्री के अंदर हालात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑटो इंडस्ट्री जो है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मुकम्मल एक फीडबैक दूँ ताकि कंज्यूमर साइड भी कवर हो जाए और इंडस्ट्री की साइड भी कवर हो जाए। तो सूरत हाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनियों की जो डिलीवरी है वो डिले हैं, और बहुत से लोग परेशान थे कि उनकी गाड़ियाँ डिलीवर नहीं हो रही। और हमारे भी जितने जानने वाले दोस्त हैं, रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी, कोई किया के बारे में कह रहा है, कोई कह रहा है कि जी चंगान की गाड़ियां नहीं मिल रही, कोई होंडा के बारे में कंप्लेन कर रहा है, कोई टोयोटा के बारे में कर रहा है। और मैं इस बारे में मैंने पूरी डिटेल हासिल की और मैं आपको गाय बगाए बताता भी रहा हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है कंपनियों की गलती नहीं है, क्योंकि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने जब गाड़ियों का सामान इंपोर्ट होना होता है तो उसके लिए एलसी खोली जाती है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसको बोला जाता है। तो वो एलसी नहीं खोलने दे रहे, जिसकी वजह से सामान स्टक है और कंपनियां जो परेशानी का शिकार हैं, एक के बाद दूसरी कंपनी जो प्रेस रिलीज दे रही है। पहले टोयोटा ने दिया, फिर होंडा ने भी बताया अपने कस्टमर्स को कि हम गाड़ियों की जो डिलीवरी है वो डिले कर सकते हैं। रीज़न ये है कि उनके पास जब सामान नहीं मिला, तकरीबन मई से ये जो काम सिलसिला स्टार्ट है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब जो ये कहते हैं ना एक जैम लगा हुआ था वो तकरीबन अब रुक गया है, जैम खुल गया है और आहिस्ता आहिस्ता जो है एलसीज खुलना शुरू हो जाएंगी। बट मैं इस तरह की जो इंटरवेंशन होती है मैं हमेशा उसके अगेंस्ट होता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब आप एक ऑटो पॉलिसी लेके आए या आप कोई भी पॉलिसी इंपोर्ट लेके आए, उसके तहत अगर कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है और आप इस तरह के हर्डल्स डालेंगे तो आने वाले जो मजीद इन्वेस्टर हैं, मजीद कंपनियाँ या नई कंपनियाँ जो है, आप बेसिकली उनके लिए ब्रीदिंग रूम नहीं छोड़ते, आप उनका गला दबा रहे हैं, आप उसका जो है इकोनॉमिक कत्ल कर रहे हैं एक लिहाज से। क्योंकि एक कंपनी है उसने कस्टमर को काइबोर प्लस 3% पे करना है और एक गवर्नमेंट का जो है रूल है, और आप उसको जब इस तरह की चीज़ें हर्डल डालेंगे तो आप अगर वो ना भी चाहें या ना, मैं कहता हूँ अगर वो अच्छे फेथ में हो या बुरे फेथ, दोनों केस में उनको आपने एक एलिबाई तो दे दिया ना। और बात भी ठीक है, अगर वो उनको आप सामान नहीं दे रहे, वो गाड़ी बना नहीं सकते, तो फिर आप उनको डिले के ऊपर चार्ज किस तरह कर सकते हैं। तो इस तरह के कई इफ्स एंड बट्स आएंगे। एट द एंड नुकसान कंज्यूमर का होगा। कंज्यूमर जो है वो पैसे दे के वेट कर रहा होगा, वो समझेगा जी काइबोर प्लस 3% मिलना है। उधर वो कंपनियां, उनके पास पेरोल पे बड़े बड़े वकील होंगे, वो आपको कोर्ट में ले जाएंगी, कोर्ट में जाएंगे। एट द एंड नुकसान कस्टमर का होगा, इंडस्ट्री का होगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस तरह के जो स्टेप्स है ना, बेशक वो स्टेट बैंक ले रहा है, कोई भी ले रहा है, उसके ऊपर विजिलेंट रहे और ऐसे जो काम है वो नहीं होने चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती रहे और इंडस्ट्री के साथ जो बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्रीज और डिफरेंट लोग हैं जिनका रोज़गार जुड़ा हुआ है वो ख़राब ना हो। इस तरह की बुरी खबरों के दौरान एक अच्छी खबर है, अगर मैं इंडस्ट्री वाइज देखूँ, जो सुजुकी ने लास्ट मंथ में जो रिकॉर्ड सेल्स किए हैं वो तकरीबन अभी तक की मेरा ख्याल है उनकी हाईएस्ट एवर सेल है मेरा ख्याल है 1 महीने की, जो कि एक बड़ी अच्छी बात और खुशाइन बात इस लिहाज से है कि जहाँ पे इंडस्ट्री जो है परेशानी का शिकार है, पार्ट्स के मसले हैं, ग्लोबल चिप्स डिस्ट्रप्शन चल रही है, कोविड-19 के बाद से रिकवरी हो रही थी और कंपनियां जो हैं प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा उनके अंदर मसाइल चल रहे थे। इससे पहले एवर हाई जो सुजुकी की सेल थी पर मंथ या प्रोडक्शन उसको कह सकते हैं 15,500 की थी, और अब उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। 16,027 यूनिट जो है सुजुकी ने प्रोड्यूस किए हैं अक्रॉस डिफरेंट वेरिएंट, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इस लिहाज से है कि जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एट द एंड ऑफ द डे लोग कहते हैं कि जी ये गाड़ियाँ किसी को नहीं मिलती, तो ये 16,000 गाड़ियाँ किसी को तो मिली हैं, कहीं तो गई हैं मार्केट में, तो मार्केट में जाके एट द एंड वो कंज्यूमर तक ही पहुँचेंगी। सो मेरे ख्याल से एक खुशाइन चीज़ है और मैंने कहा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर टैक्स लगाए पेट्रोलियम के थ्रू ये वो। अच्छा, हमारे हमेशा मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट है और अवाम है उनमें ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो अवाम की जेबों के ऊपर एक चुप करके डाका डालती है ताकि पता ही ना लगे। मज़े की बात ये कि एक बजट आता है, बजट में एक चीज़ प्रपोज की जाती है और फिर फाइनेंस बिल आता है जिसने उसको डिसाइड करना होता है कि वो ठीक हुई है कि नहीं हुई, अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। सो इस बजट के अंदर उन्होंने कहा जी हम 2% CBT लगाएंगे 50 लाख से ऊपर की गाड़ी पे। सब ने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, वाह वाह, गरीब आदमी को नहीं कुछ कहा, 50 लाख से ऊपर अमीर बंदा लेता है और 2% लगा दिया CBT तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने भी कहा ठीक है।
फिर पिछले हफ्ते फाइनेंस बिल जब आया तो पता लगा कि जी वो 1% कर दिया 2% के तहत, और कई लोगों ने बड़ा उसको घुमा फिरा के, अगेन मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनानी होती है कि जी अमीरों की गाड़ी का टैक्स 2 से 1% कम कर दिया गया। भाई वो टैक्स अभी लगा ही नहीं था, प्रपोज किया गया था कि 2% लगेगा और 1% फाइनल फाइनेंस बिल में आया। ठीक है जी, आपने 2% का, बड़ी अच्छी बात है, आपने 1% कर दिया, बड़ा एहसान किया, फिर वही मौत दिखा के बुखार पे राजी कर लिया। लेकिन खामोशी के साथ जो डाका डाला गया वो ये है कि जब फाइनल उसका बिल की फाइनल फॉर्म आई है जो अप्रूव हुआ है, तो वो 1% CBT जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं, बल्कि हर उस गाड़ी के ऊपर है जो 1300 सीसी से ऊपर है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो 1 जुलाई के बाद कोई भी गाड़ी 1300 सीसी किसी कंपनी को फ़ोन करके चेक कर लें, सबकी जो प्राइस है उसमें 1% का इजाफा हो गया है। अब लोग कहते हैं कि ये प्राइस हाइक है, प्राइस इंक्रीज है, तो इसमें कंपनियां कुछ नहीं कर सकती। मैं कल देख रहा था किया ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी हमने कोई प्राइस नहीं बढ़ाई, और सोशल मीडिया पे लोगों ने हमारे बारे में बात की, तो इफेक्टिव प्राइस टू कंज्यूमर इंक्रीज हो गई। यस, कंपनी की प्राइस नहीं बढ़ी, लेकिन जब आप गाड़ी लेते हो तो उसकी एक इनवॉइस आती है जिसमें एक प्राइस होती है गाड़ी की, फिर उसके ऊपर GST लगता है, और उसके ऊपर अब 1% एक CBT का जो है कॉलम भी ऐड कर दिया जाएगा। तो एंड प्राइस टू कंज्यूमर बढ़ गई है, कंपनी को जो प्राइस थी वो नहीं बढ़ी। कन्फ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दी है। इफेक्टिवली कंज्यूमर को 1% महंगी गाड़ी मिलेगी, मैन्युफैक्चरर अपनी प्राइस वही ले रहा है। पहले वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे विद होल्डिंग टैक्स 17% इकट्ठा करता था, अब वो 17 जमा 1% इकट्ठा करेगा जो कि 1% CBT है तमाम उन गाड़ियों पे जो 1300 सीसी प्लस हैं। बचेगी कौन सी गाड़ी? मेरा ख्याल है सुजुकी ऑल्टो, स्विफ्ट, पिकांटो, पूजो 2008, इसके अलावा बाकी तमाम गाड़ियां जो क्रॉस द बोर्ड हैं। तो ये एक ऐसा खामोशी से डाका मारा गया जो कि बजट में नहीं था, लेकिन आवाम की जेबों से है जो ये पैसे निकाले जाएंगे। इसी तरह एक और चीज़ जो कि बड़े मज़े की है, मुज़क्का खेज़ है, मैं अगला जो आर्टिकल पढ़ रहा था वो ये है कि जी एक तो CBT मैंने आपको बता दिया, अगला आर्टिकल गवर्नमेंट सेट्स मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्टेड कार। अब मज़े की बात यह है कि एक चीज़ पाकिस्तान में भी आ ही नहीं सकती, वो बैन है। तो इसलिए ऐसे मौके पे डाका डालो, कोई बंदा घर पे ना हो। चोरी और डाके का फ़र्क तो आपको पता है, चोरी होती है कि आप छुपके करते हैं, डाका आप उसके सामने करते हैं। तो ये डाके से चोरी की तरफ जाने वाली सूरत हाल है। सो इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स ब्रैकेट है वो बढ़ा दी गई है। इंपोर्टेड गाड़ी पाकिस्तान में अभी बैन है, तो आप उसको टैक्स ब्रैकेट को 0 से 100 कर दें, 200 कर दें, तो किसी बंदे को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना ही कोई इस बारे में सोच रहा है। बट जिस दिन वो बैन खुलेगा और जब इंपोर्टर गाड़ी लेके जाएगा या कोई ड्यूटी फाइल करने जाएगा रिटर्न, तो उसको पता लगेगा जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी जो है वो बढ़ा के मैक्सिमम अभी तक की जो है 90% कर दी गई है, जो कि इससे पहले मेरा ख्याल है 70% के करीब थी। ये खाली कस्टम ड्यूटी है, उसके ऊपर और भी ड्यूटियाँ डलती हैं और इफेक्टिवली 350% जाती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। बट मैं बता रहा हूँ खामोशी के साथ जो है ना वो बढ़ा दिया गया। इसी तरह CBT जो है वो भी इंपोर्टेड गाड़ी पे लगा दिए गए, उसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं ब्लॉग का लिंक लगा दूंगा। अभी तो शायद इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी चोरी है जो कि खामोशी से डाली गई है। डाका CBT वाला था, ये चोरी है। तो ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर से बैन उठेगा। वो बैन कब उठेगा अगेन उसके बारे में मेरी उम्मीद है, या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि अगस्त तक वो बैन उठ जाएगा, जो कि इंपोर्टेड CBU यूनिट्स के ऊपर है। अच्छा जी, जहाँ तक गवर्नमेंट के डाके और चोरी की दास्तानी थी वो तो मैंने आपको सुना दी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो मेरे और आपसे मजाक भी करती रहती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट हो, और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में दिल पेशौरी, वो करते रहते हैं ताकि आप थोड़ा बहुत खुश भी रहें। वो आपको थोड़ी बहुत ऐसी न्यूज़ देते रहते हैं जिसमें वो बड़े अच्छे भी लगें। एक आजकल बड़ा मशहूर नारा है गो ग्रीन का, कि जी गो ग्रीन। तो उस सिलसिले में एक उन्होंने न्यूज़ दी है कि जी इस्लामाबाद के अंदर जो है इलेक्ट्रिक बसेज जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होंगी। मैं अगेन इस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा ना खुश हूँ, ना मुझे कोई इफेक्ट हो रहा है। बसें इलेक्ट्रिक हों या गैसोलीन की हों, आवाम ने पैसे दे के उस पर चलना है। बट जो भी प्रोजेक्ट हो वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आज इलेक्ट्रिक बसें आ गई, कल को उनकी रिपेयर ना हो या उनके चार्जिंग स्टेशन ना हो, या जिन चार्जिंग स्टेशन पे वो खड़े होने हैं वहाँ भी बिजली 8-8 घंटे ना आती हो, फिर उनके लिए आप जनरेटर लगाएं। फिर वो जो एक फ्लॉड आर्गूमेंट है कि गो ग्रीन का, पहले आप फॉसिल फ्यूल बर्न करेंगे, उससे उस बस को चार्ज करेंगे, जनरेटर चलाएंगे, और फिर आप एक दुनिया को नारा दिखाएंगे कि हम गो ग्रीन है। तो मुझे तो कोई इस न्यूज़ से कोई खास खुशी नहीं है। दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उन्होंने कहा है कि जी वो बुलेट ट्रेन चलाएंगे मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक। अब ये भी एक ऐसी न्यूज़ है जिसका मुझे कोई समझ नहीं आती। इससे पहले फवाद चौधरी साहब होते थे, उन्होंने कहा था कि जी इस्लामाबाद से मरी तक एक ट्रेन चलेगी इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर स्टडी हो रही थी। ये भी स्टडी है। ये आपको और मुझे बिला वजह इस तरह के लॉलीपॉप दे के ना गाए बगाए खुश रखते हैं। अगर तो गवर्नमेंट ने वाकई ट्रेन चलानी है या कोई चीज़ चलानी है तो वो उस रूट पे चलाई जानी चाहिए जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जहाँ पे उसका फ़ायदा है। मुझे लास्ट वीक पता लगा कि इस्लामाबाद से लाहौर की बाय एयर फ्लाइट ही एग्जिस्ट नहीं करती। मज़े की बात यह कि पहले एग्जिस्ट करती थी, कोविड के बाद आप लाहौर से इस्लामाबाद बाय एयर नहीं जा सकते, और ओनली तरीका जो आपको कम्यूट करना है वो मोटरवे के थ्रू है, और वो
मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लास्ट जब इस्लामाबाद से आया था कल परसों, तो मैं ये सोचता कि अगर लाहौर इस्लामाबाद एक बुलेट ट्रेन या ऐसी कोई ट्रेन हो जिसके अंदर मालगाड़ी भी हो, ट्रेन भी हो, और टाइम भी बचे और कौम का पैसा भी बचे, और इतने लोग जो बसों पे, गाड़ियों में, मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक ऑल्टरनेट सोर्स भी होना चाहिए जिसके प्राइस इफेक्टिवनेस भी होगा, टाइम भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। तो उस तरह का कोई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे तो अच्छी बात है। बाकी ये बुलेट ट्रेन आपने चलाई, पेपरों में चलाई, हमने देखी, आपने उसमें सफ़र किया, ये एक ऐसी मेरा ख्याल है जो है ना डस्ट ब्रश के अंदर कारपेट वाली चीज़ होती है जिससे ना आपको कोई फ़ायदा ना मुझे कोई फ़ायदा है, बस खबरों में आते रहते हैं। और इसी तरह की एक और न्यूज़ में व्लॉग में पढ़ा था कि जी पेशावर की BRT को पता नहीं कौन सा अवार्ड मिल गया है। पूरी दुनिया को पता है कि मतलब एक हमारे मुल्क में कोई भी सर्विसेज हैं जो कि मेट्रो बस की हैं, बेशक वो पंजाब की थी, फिर इस्लामाबाद की थी, फिर पेशावर की थी। पहले बात तो ये कि उस पर जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी बड़ी अच्छी चीज़ है, अपोजिशन कहती थी गलत चीज़ है, काफ़ी बहस जारी थी। फिर जो पेशावर की BRT है उसको बनने में तकरीबन 5 से 10 साल लग गए और उसके अंदर करप्शन स्कैंडल भी आते रहे, काफ़ी कुछ आता रहा। अब सडनली पता लगा कि जी वो सारों के बाद दुनिया के पता नहीं कौन सा एक अवार्ड है जो किसी एक जगह पे उसने जीत लिया है। अगेन ऐसी चीज़ों से आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो है ना, मुझे ये लगता है ये ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर माजरत के साथ हमारे कई दोस्त भी हैं, लेकिन उनको अगर ये दिखाना हो कि जी हमने कोई बड़ा काम किया, तो इस तरह की अखबारों की सुर्खियाँ या फेसबुक के जो है ना पोस्ट बना के अवाम को जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इतनी बेवकूफ़ है, लोग अब इनसे इर्द गिर्द देख लेते हैं और उनको पता लग जाता है कि ये जो न्यूज़ है इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक ऐसी न्यूज़ ही है। फिर चलते हैं कि जी पाक सुजुकी की न्यूज़ की तरफ। पाक सुजुकी के मैंने आपको बताया था कि काफ़ी गाड़ियों के ऊपर वो CVT से बच गए हैं, लेकिन उन्होंने भी बुकिंग रोकी हुई है और उसके बारे में लोग समझ रहे हैं कि शायद प्राइस हाइक है, शायद क्या है, हमें नहीं पता। 16,000 गाड़ियों का टारगेट तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, लेकिन अगर इस तरह बुकिंग सस्पेंड रहेगी तो अगेन फिर वो जो है लोएस्ट का टारगेट भी सेट होगा। बट अगेन हम क्या कह सकते हैं, कंपनियों के पास माल नहीं है, कंपनियों के पास पार्ट्स नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी अपनी मजबूरियाँ जो है और हमारी अपनी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है कि हमने आपको बताना है, उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपने पार्ट्स जो हैं वो प्रोक्योर करने हैं और अगर नहीं आएंगे तो फिर वो गाड़ियाँ नहीं बनेंगी। पिछले दिनों एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, अगेन ऑटो इंडस्ट्री की बात हो रही है कि किसी ने वीडियो बनाई कि जी उसने होंडा सिविक ली है और उसके 3 जो है दरवाज़ों के बोर्ड एक कलर के हैं और एक डिफरेंट कलर का है। तो अगेन मैंने इस बारे में कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की, लेकिन मैं अगर कंज्यूमर होता और मेरी गाड़ी मुझे ऐसे डिलीवर हो रही थी तो मैं डिलीवरी लेके ही ना आता। मुझे नहीं समझ आई कि जिसको भी वो गाड़ी मिली है, पहली बात तो अगर किसी ने PDI किया है जो कि कंपनी में बैठा हुआ था तो उसने PDI कैसे किया, क्योंकि अगर सीटें होती तो समझ आता है सीटों पर रैपर चढ़े थे नज़र नहीं आया या कोई ऐसी चीज़ होती, दरवाज़ा तो आराम से नज़र आ जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो गाड़ी की डिलीवरी लेने गए थे तो वो डिलीवरी लेके ना आते, बाहर बाद में आके सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, मुझे नहीं पता उसकी क्या हकीकत है। हम कोशिश करेंगे कि होंडा तक पहुँचें और होंडा के किसी रिप्रेजेंटेटिव से इस बारे में उनका बयान ज़रूर लें और आपको ज़रूर बताएं। सबसे पहले आपसे दरखास्त ये है कि अगर आप गाड़ी के ऑटो पार्ट्स के अंदर, एसेसरीज के अंदर या उनकी डेमो वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे ऑटो स्टोर का हम लोगों ने एक चैनल अलग बना दिया है जिसके अंदर आपको डेमो वीडियोस और तमाम DIY प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की जो प्रोडक्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सर्दियों गर्मियों दोनों में काम आती है। एक एंटी फ्रीजिंग भी है और ये आपको जो हाई टेम्परेचर के अंदर आपकी गाड़ी को जो है अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है और उसके हीट लेवल को भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये आपकी गाड़ी का कूलेंट है, 2 कलर के अंदर अवेलेबल है, काम एक ही करता है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस कलर में लेना चाहते हैं। बट ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ पे लोग जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस का अभी अंदाज़ा नहीं लगाते। अक्सर लोग गाड़ियों के रेडिएटर में पानी भर लेते हैं और फिर जितनी गर्मी में खासतौर पर हाईवे पर ट्रैवल करते हैं तो फिर उनको शिकायत होती है पुरानी गाड़ियों में खास तौर पे कि जी हमारी गाड़ी जो है वो हीटअप हो रही है, या अगर आपका रेडिएटर पुराना है और लीक हो रहा है तो आपको पता नहीं लगता बिकॉज पानी का कलर कोई नहीं होता। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कलर ये डाला होगा कूलेंट और वो लीक कर रहा होगा तो नीचे जब पड़ेगा ज़मीन पे तो आपको पता लग जाएगा, आपको पहले से वार्निंग मिल जाएगी। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मैं अपने लिए भी ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो नीचे लिंक पे क्लिक करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक और आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपनी फीडबैक दिया करें, वीडियोस के नीचे बताया करें। तो इंस्पेक्शन सर्विस को लेके अक्सर लोगों ने ये कहा था कि जी हम गाड़ी इंस्पेक्ट कराते हैं तो हमने एक गाड़ी जो है इंस्पेक्ट नहीं कराते। ऑब्वियसली जब आपने गाड़ी लेनी होती है तो एक महंगा एसेट है तो हम 2 3 4 गाड़ियाँ चेक कराते हैं और एक गाड़ी लेते हैं चेक कराते हैं, अगर वो समझ नहीं आती तो फिर दूसरी जाते हैं, तो ये हमारी जेब पे बड़ा भारी पड़ता है। तो उसके लिए कोई पैकेज डील निकालें। तो पाकविज़ आपके लिए एक बंडल डील लेके आया और 1 महीने के लिए ऑफर दी गई है। ऑफर ये है कि आप जब गाड़ी इंस्पेक्ट कराएंगे तो पहली गाड़ी की इंस्पेक्शन तो आपको पूरी फीस पे करनी है, आप दूसरी कराएंगे तो वो 25% ऑफ है और दूसरी के बाद जितनी भी कराएंगे 3 4 5 कराएंगे वो 50% ऑफ पे आपको मिलेगी। मकसद ये है कि अगर वही बात है इंसान ने 4 5 गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट की होती हैं और अगर वो सबकी 100% पेमेंट करे तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का फीडबैक था कि महंगी पड़ जाती है। तो पहली गाड़ी की आपकी इंस्पेक्शन 100% प्राइस पे होगी,
दूसरी 25% ऑफ पे, और उसके बाद जितनी भी हैं तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 10 बेशक आप कराएं, वो तमाम 50% ऑफ पे होंगी। लेकिन पहली इंस्पेक्शन से आखिरी इंस्पेक्शन की जो डेट है वो 30 दिन के अंदर होगी, बिकॉज आपने ऑब्वियसली कोई गाड़ी कर लेनी है, तो महीने का ब्रैकेट बहुत है जिसके अंदर आपको ये परसेंटेज ऑफ मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ऑफर है इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए आप iOS एंड्रॉइड के ऊपर हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर 042111943357 के ऊपर कॉल करके भी आप इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी की इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पाक व्हील ने इंश्योरेंस का एक पेज बना दिया है जिसके अंदर कन्वेंशनल इंश्योरेंस भी है, इस्लामिक तकाफुल भी है। पाक व्हील्स का जो पेज है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, आप उस पर जाके डिफरेंट जो है वो डील दे सकते हैं। जल्दी करें, पाक व्हील्स आप लोगों के लिए कोई एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी लेके आया है जहां पे आपको एक डिस्काउंटेड रेट मिलेगा। डिस्काउंटेड रेट का मतलब है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका एक प्रीमियम रेट होता है जो कि 2, 2.5, 3, 4% पे वेरी करता है, तो आपको उसके ऊपर रेट ब्रेक मिल जाएगी। तो आप पाक व्हील्स के इंश्योरेंस पेज पे अभी जाके वो एक्सक्लूसिव जो ऑफर हैं जो कि पाक व्हील्स के कस्टमर के लिए वो एंजॉय कर सकते हैं। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको और आपके घर वालों को मेरे और पूरी पाक व्हील्स फैमिली की तरफ से ईद मुबारक, बिकॉज आपसे अब मुलाकात जब होगी अगले वीकली में तब तक ईद गुजर चुकी होगी और अगले 1-2 दिन में ईद का समय है, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। याद रखिएगा इस ईद के मौके पे अपनी खुशियों में दूसरे लोगों को जो लेस प्रिविलेज हैं जरूर याद रखें और उनका हिस्सा भी अपनी खुशियों में जरूर डालें। इसके साथ साथ ईद के मौके पे कुर्बानी के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा अलाइशियाँ जो है सड़कों पर फेंक देते हैं और उससे अपना ख्याल तो मतलब अपनी गली को साफ करके दूसरे को खराब कर लेते हैं। अगर हम एज ए टोटलिटी ये करते रहेंगे तो पूरा शहर, पूरा मुल्क गंद से भर जाएगा। हमें कोशिश ये करनी है कि जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं हम अपने जानवरों की अलाइशें और जितने जो इस तरह की चीज़ें हैं वो डेडिकेटेड जगह पे फेंकें और सड़कों पे गंद ना मचाएं। दूसरी चीज़, कुर्बानी करने के लिए सड़कों को ब्लॉक ना करें। जानवरों को बांधने के लिए जो डेजिग्नेटेड एरिया हैं ये साइड पे बांधें, सड़कों के ऊपर बांध के ट्रैफिक को जो है ना ख़राब ना करें, क्योंकि ये जो कुर्बानी का जज्बा है ये हमें ये सिखाता है और हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि हमें इसार और कुर्बानी करें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जमाज के लिए भी रास्ते को बंद करने से मना फरमाया, बट हम लोगों की जो ईमान का जज्बा है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हम लोग जानवरों को गली में बांध के अगर कोई हमें अकल की बात बता रहा हो तो हम कहते हैं कि जी आप सुन्नत इब्राहीमी के अंदर खलल डाल रहे हैं। आई एम नॉट अ पोलिटिकल पर्सन, आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, लेकिन मुझे ये बात पता है कि हमें अपनी जो कुर्बानी, अपना रिलीजन जो है वो ये सिखाता है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को, अपनी अना को कुर्बान करें और कोशिश करें कि दूसरों के लिए ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग जो है ये कोशिश करेंगे कि इस कुर्बानी के मौके पे दूसरों के लिए तकलीफ का बायस न बने। दूसरा हमेशा ये होता है कि जब भी ईद कुर्मा आती है तो हम देखते हैं कि लोग नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत ज़्यादा रश जो सयाहों का जो है वो तफरीह मुकामत पे जाता है। बिल्कुल आप ज़रूर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को पहले रोड वर्दी बना लें। दूसरी चीज़, जब आप जा रहे हो तो बुकिंग करा के जाएं। तीसरी चीज़, सड़कों के ऊपर जो रूल है उसको फॉलो करें। ज़्यादातर रोड ब्लॉक इसलिए होते हैं कि कोई एक अक्लमंद आदमी ये फैसला करता है कि उसने पूरी लाइन को तोड़ के राइट से जाना है और फिर जो है ब्लॉकेड हो जाती है। और पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर बहुत कंजस्टेड सड़कें होती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी तफरीह को दूसरों के लिए ज़हमत ना बनाएं। इसी तरह अगर हम पूरा माशरा एक दूसरे का ख्याल करेगा तो हमारे लिए चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये मैसेज जो है बड़ा क्लियरली पहुंच गया होगा। और अगेन इस मैसेज का मकसद ये होता है कि अपने आप को भी याद दहानी कराई जाए और आप लोगों को भी कराई जाए। एक दफ़ा तमाम लोगों को दोबारा ईद मुबारक। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। और आपसे सबसे आखिर में फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो पाक व्हील्स की फैमिली है जल्द से जल्द 2 मिलियन तक पहुंच सके। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स